डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना MS कॉलेज बीकानेर से। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में थर्ड सेक्शन है, उसका टॉपिक है सुपरविज़न या पर्यवेक्षण, जिसके बारे में हम आज से बात करेंगे। बच्चों, किसी भी संगठन में कानून, योजना और नीति का निर्माण जितना महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है उनका संचालन और नियंत्रण करना। आज संगठन में समन्वय में के लिए जो भी तरीके हमने अपनाए हैं, जिसमें नियंत्रण, पर्यवेक्षण और संचार महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक कार्यों के केवल करना ही काफ़ी नहीं है, या उसके करने के लिए हम खाली नियम बना दें इतना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि क्रियान्वयन का भी निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं, जिस काम का निरीक्षण नहीं किया जाता वह काम होता ही नहीं है। हमारे संगठन के पद सोपान में ऊपर से नीचे तक अधिकार और कर्तव्यों की एक पिरामिड या श्रृंखला बनी होती है, जिसमें हर कर्मचारी अधिकारी का कोई ना कोई पर्यवेक्षक होता है, जिसके द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों की जांच करना ही पर्यवेक्षण कहलाता है। पर्यवेक्षण इंग्लिश के सुपर प्लस विजन से बना है, जिसका अर्थ है देखने की उच्च शक्ति। रैनिंग ने कहा है, दूसरों के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन ही पर्यवेक्षण कहलाता है। लोक प्रशासन में इसका अर्थ है सत्ता सहित किसी कार्य या व्यक्ति की देखभाल करना। टेरी ने कहा है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताए गए कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारी और अन्य साधनों के प्रयासों को दिशा निर्देश देने से होता है। पर्यावरण के बारे में आगे बताते हुए विलियमसन ने कहा है, ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कर्मचारी को उनकी आवश्यकता अनुसार सीखने, अपने ज्ञान और कौशल का सही तरीके से उपयोग करने, योग्यताओं में सुधार करने में किसी पदाधिकारी की सहायता प्राप्त होती है, ताकि कर्मचारी अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य कर सके और इसमें कर्मचारी और उनके संगठन को अधिक से अधिक संतोष मिलता रहे। GD हेल्से ने पर्यवेक्षण को एक व्यापक प्रक्रिया बताई है, और उसमें कहा है उन्होंने, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना और पुरस्कार देना, हर व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से समूह में रखना, जहां कोई गलती रह गई हो तो उसको सुधार करना, कार्य किए जाने की कार्य क्षमता को मापन करना, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना और यह सिखाना कि कार्य को कैसे कर सकता है। हर कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना पर्यवेक्षण की महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पर्यवेक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक गतिविधि होती है। पर्यवेक्षण का समन्वय, अभिप्रेरणा, निष्पादन क्षमता से सीधा संबंध होता है। यह एक बहुत बड़ी अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, जो संगठन के उद्देश्य, कार्य और पद सोपान के स्तर से प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कारखाने में काम करने वाले श्रमिक और किसी कार्यालय में काम करने वाले लिपिक का पर्यवेक्षण अलग प्रकृति का होगा। इसी प्रकार कुशल व्यावसायिक और विशेषज्ञ का पर्यवेक्षण एक अकुशल कर्मचारी से अलग होगा। संगठन के उच्च स्तर पर जो पर्यवेक्षण किया जाता है वो सीमित होता है और बहुत अधिक बुद्धिमत्ता चाहता है, जबकि निम्न स्तर पर जो पर्यवेक्षण होता है उसमें निरंतरता और व्यापकता होनी चाहिए। पर्यवेक्षण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये निरंतर चलती रहती है। पर्यवेक्षण के संबंध में दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहला है नकारात्मक दृष्टिकोण, जिसमें
परंपरागत निरीक्षण शामिल होता है। इसमें कमियों को ढूंढना और अधीनस्थों में भय का वातावरण बनाना शामिल होता है। दूसरा होता है सकारात्मक पर्यवेक्षण। इसमें सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखना, उन्हें प्रोत्साहन देना और उन्हें आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। मिलेट ने पर्यवेक्षण के 2 प्रकार बताए हैं, वास्तविक पर्यवेक्षण और तकनीकी पर्यवेक्षण। स्टूडेंट, वास्तविक पर्यवेक्षण वो पर्यवेक्षण होता है जो किसी संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले वास्तविक कार्यों से संबंधित होता है। जैसे सचिवालय में किसी अनुभाग के कार्यों की जांच करना, यह वास्तविक पर्यवेक्षण के अंदर आता है। दूसरा होता है तकनीकी पर्यवेक्षण। तकनीकी पर्यवेक्षण वो पर्यवेक्षण होता है जिसमें जो किसी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी तकनीकों को अपनाया गया है उससे संबंधित होता है। जैसे सचिवालय में टाइप कर रहे टाइपिस्टों के कार्यों की जांच करना या उनका पर्यवेक्षण करना, यह तकनीकी पर्यवेक्षण के अंदर शामिल होता है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ सुपरविज़न, यानी पर्यवेक्षण की तकनीकें कौन कौन सी होती है। इसकी पहली तकनीक है सेवा और कार्यों का मानकीकरण कर दिया जाता है। इसमें अभिकरण में जो भी लक्ष्य या कार्य हैं उनका मानकीकरण कर दिया जाता है। इससे यह पता चल जाता है कि किसी भी कर्मचारी कोई निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चूँकि पर्यवेक्षक के पास एक मापदंड होता है, इसलिए कार्यकुशलता आसानी से की जाती है। सब उदाहरण के लिए, अगर किसी को टाइप करने के लिए दिया तो टाइपिस्ट एक दिन में कितने पेजों को टाइप कर सकता है, इसका निर्धारित करना। नर्स के लिए रोगियों की संख्या निर्धारित करना। कक्षा में अध्यापक के कार्यों के माप का मेजरमेंट अगर करना है, उन्हें सुपरविज़न करना है, उन्हें देखना है, तो फिर हमें ये देखना है कि छात्र जो भी पढ़ रहे हैं उनका प्रोग्रेस कैसी है। मिलेट के अनुसार कार्यों को टालने की इस प्रवृत्ति जो होती है उस पर नियंत्रण लगता है, लेकिन हर सेवा के मापदंड निष्पक्ष और व्यवहारिक रूप से निर्धारित करना बहुत कठिन होता है। इसलिए सेवा का मानकीकरण बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। दूसरा है कार्य का बजट। पर्यवेक्षण की एक महत्वपूर्ण तकनीक ये होती है कि इसमें उच्च प्रबंधकों द्वारा निम्न स्तरीय इकाई पर जब नियंत्रण रखा जाता है तो उस निम्न इकाई को अपने कार्यों के लिए जो धन की ज़रूरत होती है उसकी भी एक मात्रा सुनिश्चित कर दी जाती है। यानी वो इकाई उससे ना तो अधिक धन खर्च कर सकती है और ना ही उससे कम धन खर्च कर सकती है। ये एक ऐसी विधि है जिससे केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था पर कोई प्रभाव डाले बिना स्थानीय स्तर की पहल को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों की सहमति। सरकारी अभिकरणों में कोई भी संस्था अपने कार्यों के लिए अपने कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं होती। कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति के संबंध में जो भी अधिकार होते हैं वो उच्च स्तर के पास होते हैं। अधीनस्थ संगठनों पर नियंत्रण की इस विधि से बहुत ज़्यादा धन खर्च होता है और पक्षपात की संभावना बनी रहती है। कार्य संचालन से जुड़े संगठनों को केवल अधीनस्थ और निम्न स्तरीय कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति मिलती है। उच्च स्तरीय पद, केंद्रीय कार्मिक अभिकरण, ये सब लोक सेवाओं के माध्यम से ही भरे जाते हैं। जो नियुक्ति, पदोन्नति और सेवा सुधार संबंधी आदेश अधीनस्थ संगठनों के द्वारा दिए जाते हैं उनके बारे में स्वीकृति भी उच्च स्तर से ही जारी की जाती है।